दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। आपका स्वागत करते हैं अपने इस चैनल में। और आज आरबीआई से चालू करेंगे। बस मैं कुछ बात बताने वाला हूँ। देखो, अब हम कंसिस्टेंट आगे बढ़ रहे हैं और बहुत आगे बढ़ चुके हैं। और अब से कुछ बात रखनी है, कुछ अब आपको सीरियस रह के चीज़ें कुछ लेके चलनी होंगी। जैसे एक कहावत थी कछुआ और खरगोश की, जैसे आपने रेस की कहावत सुनी होगी कि भाई खरगोश बहुत जल्दी आगे बढ़ भागता है, और क्योंकि उसको लगता है कछुआ बहुत लेट तक पहुंचेगा, लेकिन लास्ट में कछुआ ही होता है। ज़िंदगी की लाइफ यही है दोस्तों, रियलिटी है जो आगे भी रहेगी। कि आज की थोड़ा अब क्या हो रहा है, हम लोगों को लगता है कि नहीं, जल्दी सक्सेस पाने के चक्कर में। क्यों? क्योंकि हम उन लोगों को देखते हैं जो सक्सेसफुल पीपल है, हमें लगता है ये सक्सेसफुल हुआ है, और हम उसको एट अ प्रेजेंट में भी देखने लगते हैं कि यार मैं भी जल्दी से हो जाऊँ, मैं भी जल्दी से आगे बढ़ जाऊँ। कुछ समय के लिए कोई कोई लोग पा लेते हैं, अचानक से उनको बूस्ट मिल जाता है, वो जे कर्व उनका बन जाता है, बट वो डिक्लाइनिंग में इतनी तेज जाता है, जैसे जिस तेजी से वो बढ़ते हैं उसी तेजी से नीचे भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप कोई भी काम जल्दी करते हो, जल्दी का अंत भी जल्दी ही होता है। और कोई भी हम धीरे धीरे करते हैं तो आप एक सस्टेनेबल बेस पे ग्रोथ करके, सस्टेनेबल जो होती है जे कर्व की तरफ जाती है, बट एक सस्टेन बेसिस पे जाती है जो आपको हमेशा ही ऊंचे पे ले जाएगी। तो मैं आपको यही कहता हूँ, लाइफ में पेशेंस एंड स्लो स्लो चलो, धीरे धीरे काम को करो। क्योंकि अगर एक दिन में ही आइंस्टाइन बनना सोचते हो तो ये पॉसिबिलिटी कभी नहीं बन पाएगी। क्योंकि 24 घंटे को तोड़ के आप 48 घंटे तो बना नहीं सकते हो, 24 घंटे को तोड़ के आप पूरा दिन पढ़ नहीं सकते हो। ठीक है, तो हर की एक लिमिट है, एक डी के भी एक लिमिट बनी हुई है कि आज इतने टाइम ही सुबह है, इतने टाइम ही दोपहर है, इतने टाइम ही शाम, इतने टाइम ही रात है। तो वो भी बने हुए हैं, वो डेली बेसिस पे चल रहा है। जैसे आप एक अपने आप को टाइम बनाओ, मतलब कि मैं समय हूँ। आप भी सोचो मैं समय, जैसे समय चलता है ना, आप भी चलते रहो। ज़्यादा भाषण दे दिया। इंडियन इकोनॉमी देखो, इतना बहुत मैंने कहा कि हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं और अब यहाँ से आगे ही बढ़ना है। बहुत ज़्यादा पोर्शन डिस्कस हो चुके हैं। जिसने लेक्चर्स नहीं देखा यहाँ से ज्वाइन मत करना, सीधा आरबीआई पढ़ने बैठ रहे हो, कोई फायदा है नहीं। बिकॉज आपका बेस जो मैंने बनाया इतने सबसे, वो बेस कुछ बनेगा नहीं, और आप कहीं से भी पढ़ के किसी भी आ रहे होगे तो वो फायदा आपको देगा नहीं। प्रॉपर आप लेक्चर दिखाओ। 6-7 लेक्चर हुए हैं, आप उनको देख लो, 8वां है आज लेक्चर, और यहाँ से कंटिन्यू फिक करना। ठीक है, तो क्यों कह रहा हूँ कि मैं एक हफ्ते में 3 ही दिन वीडियो डालता हूँ, 3 ही दिन आपके लेक्चर्स होते हैं, और फिर 3 दिन खाली रहते हो। तो अगर उसमें भी दो 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 करके वीडियो निपटा दोगे तो अपना काम भर का आपका हो जाएगा। ठीक है, देखो इतना कह दो, बहुत पोर्शन में डिस्कस कर दिए। क्योंकि मैं 3 दिन जो पढ़ाता हूँ वो 6 दिन के बराबर होता है। मैं एक हफ्ते की पढ़ाई 3 दिन में पढ़ाता हूँ, इसलिए मेरी वीडियो 20-25-25 मिनट की वीडियो होती है। रीज़न है मैं, ठीक है। देखो सब चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। देखिए ये कह रहे हैं तो कितना डिस्कस हो, ट्रेड एंड कॉमर्स भी खत्म किया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पूरी डिस्कस हो चुकी है। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सब हो चुका है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में एग्जिम पॉलिसी, ये सब मैं कल करा। आज बारी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, आरबीआई की। सो चालू करते हैं। देखो आप सबको पता है, हमारे देश को जब इंडिपेंडेंट पे हम आते हैं तो हमारे देश को चाहिए था एक सेंट्रल बैंक, कि भाई हमारे पास 34 बैंक है, 100 बैंक है, बट इंडिया को कौन रेगुलेट, इंडिया की करेंसी इंडिया को कौन रेगुलेट करेगा, इंडिया को फाइनेंशियल टर्म्स में कौन रेगुलेट करेगा, ये बड़ी दिक्कत हो रही थी। तब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात चलती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको पता है क्या करता है, वो मनी को, जो कंट्री उसको रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है। तो आरबीआई स्टेब्लिश होता है किसके तहत? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 को, 1 अप्रैल 1935 को, कितने कैपिटल पे? 5 करोड़ के। और नेशनलाइज कब होता है? 1 जनवरी 1949 को, किसके रिकमेंडेशन पे? जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है 1940 बैंक की, तब वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की हमारी बात बनती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है आपको पता है? उसके सुप्रीम मॉनेटरी एंड बैंकिंग अथॉरिटी हमारी कंट्री की, आपको पता है, सबको पता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है और एवर बैंक को, इस वक्त उसको बैंकर्स बैंक बोला जाता है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर हम देखें तो 1 जुलाई से लेकर 30 जून होता है। ठीक है, ये हिंदी इंग्लिश में कहा, दोनों में पढ़ाता हूँ, एक ही को नहीं पढ़ाता हूँ, दोनों को पढ़ाता हूँ। अब मैं बात करने वाला हूँ इंडियन कैपिटल मार्केट को, मैं बात करने वाला हूँ। तो द कैपिटल मार्केट इंडिया, पहली है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को हम बोलते हैं गिल्ट एज मार्केट, सेकंड है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट, थर्ड है हमारी डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे लाइक इफ्की, आईआईएफसीआई, आईडीबीआई, इफ्की मैंने बोल दिया, आईसीसीआई, एसएफसी, आईआईबीआई, यूटीआई एटसेट्रा। फोर्थ हमारी क्या है? फाइनेंशियल इंटरमीडिएट जैसे लाइक मर्चेंट बैंक। देखो हमारी कैपिटल मार्केट इंडिया की वो 4 में बढ़ जाती है। एक तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई, ठीक है, दूसरी हमारी इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट हो गई, थर्ड हमारी डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गई, और फोर्थ हमारी फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज हो गई। तो गिल्ट एज सिक्योरिटीज मार्केट क्या होती है? इट इज द मार्केट फॉर द गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटी विच कैरी फिक्स इंटरेस्ट रेट, जहां पे गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात होती है। अच्छा, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट क्या होती है? इसमें बात होती है आपकी इक्विटीज की, डिबेंचर्स की, जैसे कंपनी कॉर्पोरेट सेक्टर आप सबको पता है, मैं आपको यहीं से समझा देता हूं कि इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट क्या होती है। जहां पे एक कंपनी क्या करती है, अपने शेयर इशू करती है कि मैं इतना पब्लिक से पैसा मांग रही हूं, शेयर मांग करती है इशू, उस पर
अपने कंपनी में कुछ फिक्स परसेंट हिस्सेदारी देती है। देखो अब मुझे नहीं लगता शेयर और इक्विटी आपको समझाना चाहिए। शार्क टैंक इंडिया जो लोग देखते हैं उनको समझाना नहीं चाहिए, जो नहीं देखते उनको समझाता हूँ। बेसिकली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कंपनी को जरूरत है 10 लाख रुपए की जरूरत है, और कंपनी 10 लाख रुपए मांगती है पब्लिक से जाके, और उसके बदले में अपनी हिस्सेदारी दे देती है, पैसा ले लेती है, तो उसको हम शेयर बोलते हैं। इक्विटी भी होती है। अब सर अच्छा बताओ भाई, बहुत टाइप के शेयर होते हैं। इक्विटी होती है, प्रेफरेंस शेयर होते हैं। इक्विटी मतलब जो जनरल पब्लिक के लिए होते हैं, प्रेफरेंस जो एक स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए होती है, डिबेंचर्स के, तो डिबेंचर्स टाइप का लोन होता है, ठीक है, जो पब्लिक से लेकिन पैसा लेते हैं बट एक फिक्स टर्म के लिए लेते हैं वो। अब अगला आता है इफ द शेयर ऑफ प्राइवेट, देखो मैंने न्यू इशू मार्केट और ओल्ड इशू मार्केट में मैंने सब बता दिया। शेयर डिवेंचर क्या होता है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, अभी मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, ठीक है। देखो इफ द शेयर ऑफ डिवेंचर ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेशन, प्राइमरी सिक्योरिटीज ऑफ श्योरिटीज, प्राइमरी सिक्योरिटीज ऑफ मार्केट, अगर मैं चेक करूँगा श्योरिटीज सिक्योरिटीज में फिर एरर आपको मिल जाएगा, ठीक है, अगर मिल जाएगा, ठीक है। ये मतलब श्योरिटीज ही है, लेकिन अगर नहीं होता मैं आपको उसमें ठीक कर दूंगा। तो न्यू श्योरिटी, एक मिनट देखो मेरा खोल लूँगी भाई, देखो मुझे एरर लग रहा होगा तो मैं इसको बिल्कुल ठीक करूँगा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर नहीं शेयर ठीक गलत होगा तो। हाँ तो भाई ये श्योरिटीज में हिंदी में लिख दिया। इफ द शेयर ऑफ और डिवेंचर ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेशन, प्राइमरी सिक्योरिटीज या सिक्योरिटीज होगा गवर्नमेंट कंपनीज, न्यू सिक्योरिटीज एंड इशू ऑफ बॉन्ड्स एंड पब्लिक सेक्टर आर सोल्ड टू परचेज द कैपिटल। देखो प्राइमरी मार्केट क्या होती है, जहां पे बॉन्ड्स इशू किया जाता है, पब्लिक सेक्टर जो शेयर्स होते हैं, गवर्नमेंट एक सिक्योरिटीज होती हैं, वो सब ओल्ड हो या न्यू उनकी यहाँ पे बात होती है। सेकेंडरी क्या होती है, जहां पे ट्रांजेक्शन होता है स्टॉक एक्सचेंज का और गिल्ट एज मार्केट का, ठीक है, वही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात होगी इसके अंदर। हाँ तो सिक्योरिटीज है, देखो उसमें इसने मतलब निकाल रखा है, जैसे यदि निजी निगमों के शेयर या डिवेंचर सरकारी कंपनियों की प्राथमिक जमानत या नई जमानत और सार्वजनिक क्षेत्र में बॉन्ड जारी करने की पूंजी बाजार में बेचा या खरीदा जाता है तो बाजार का प्राथमिक पूंजी बाजार कहा जाता है, ठीक है। तो प्राइमरी आपको समझ, प्राइमरी क्या होता है, बॉन्ड बॉन्ड की बात की जाती है पब्लिक सेक्टर की, ठीक है, उसको सेल और परचेज किया जाता है। मैं यहाँ पे सिक्योरिटीज कर दूँ आपको मिल जाएगा, ठीक है वो, ठीक है। चलो अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट शेयर प्राइस बता रहा हूँ जो दुनिया में चल रहे हैं। जैसे बॉस्पा जो होता है वो ब्राजील का स्टॉक एक्सचेंज का, मतलब जो शेयर प्राइस इंडेक्स है बॉस्पा बोला जाता है, बोवेस्पा वो ब्राजील का बोला जाता है। डाउ जोन्स न्यूयॉर्क का है, 500 लंदन का है, हैंसेंग हांग का है, आईपीसी मैक्सिको का है, जकार्ता कंपोजिट इंडोनेशिया का है, केएलसी कंपोजिट मलेशिया का है, कोस्पी कोरिया का है, मिम्बटल इटली का है, मिड डेक्स फ्रैंकफर्ट का है, नास्डाक यूएसए का है, निकी टोक्यो का है, सियोल सॉरी निकी टोक्यो का है, एस&पी कनाडा का है, सियोल कंपोजिट साउथ कोरिया का, शंघाई कॉम चाइना का है, सेट आपका थाईलैंड का है, स्ट्रेट टाइम्स इंडेक्स सिंगापुर का है, ताइवान का है। स्टॉक एक्सचेंज देखे तो स्टॉक एक्सचेंज में आपको अब मैं बिल्कुल डीप में समझा रहा हूँ। देखो स्टॉक एक्सचेंज की बात किया जाए जहाँ पे आपके जो शेयर्स होते हैं, जो सिक्योरिटीज होती हैं, जो बॉन्ड्स होते हैं, डिवेंचर, उनकी बाइंग एंड सेलिंग होती है। फर्स्ट ऑर्गेनाइज सेक्टर स्टॉक एक्सचेंज जो इंडिया का था वो स्टार्ट हुआ था बॉम्बे में, जो अब मुंबई है, और उसका नाम वैन द नेटिव शेयर ब्रोकर एसोसिएशन था। फिर बाद में उसी को हम बीएससी बोलते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो फॉर्म होता है बाय द ब्रोकर्स के द्वारा इन 1875। और बीएससी आपका एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज बोला जाता है। इन 1894 अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज फिर आता है, वो भी एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाद कौन आता है, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज आता है, वो भी डीलिंग करता है शेयर में, जो टेक्सटाइल मिल्स उनमें डीलिंग करता है। फिर कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज ज़्यादा स्टार्ट होता है 1908 में, जो प्रोवाइड करता है मार्केट को फॉर शेयर्स ऑफ प्लांटेशन एंड जूट मिल, जो प्लांटेशन जूट मिल की शर्तों उनकी बात करता है। फिर नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज जो होते हैं वो भाई वो 7 से 1939 से, और फिर 21 होता है 1945 से। अंडर द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1956 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सो फार रिकॉग्नाइज करती है, 23 स्टॉक एक्सचेंज को रिकॉग्नाइज करती है, और जो बॉम्बे इज द प्रीमियम एक्सचेंज इन द कंट्री होता है। विद द सेटिंग अप ऑफ नेशनल स्टॉक, मैंने क्या कहा था, देखो बीएससी के बाद बहुत सारे आए थे, अहमदाबाद कलकत्ता, बट जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंट्री मारता है तो जो और स्टॉक एक्सचेंज होते हैं अहमदाबाद कलकत्ता, ये अपनी रेलेवेंस खो देते हैं। तो बीएससी जो ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ इनटू अ कॉर्पोरेट एंटिटी फ्रॉम बीइंग ब्रोकर एसोसिएशन विद द मिडल ऑफ अगस्त 2005, ठीक है। एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी बीएससी इज ऑब्लिगेटेड टू डिल्यूट स्टॉक ब्रोकर स्टेक टू 49%. To prevent excessive speculation and volatility in the stock market, SEBI has introduced rolling settlement from July 2, 2021, under which settlement so far made to prevent excessive speculation and volatility in stock market. SEBI has introduced rolling settlement from July 2. देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, सेबी की इंट्रोडक्शन होती है, सेबी कैसे रेगुलेट करता है वो उन्होंने बताया कि कोई भी वॉलेटाइल जो चेंजेस हो रहे होते हैं उनको कैसे मेजर किया जाता है, कैसे सेटलमेंट की जाती है, बहुत चीज़ों की इसमें बात की गई है, ठीक है, ठीक है। अब मैं कुछ बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट शेयर प्राइस इंडेक्स। देखो मैं अपने लेवल और जो कॉम्पिटिटिव जो नॉलेज के हिसाब से आप काम करो उनके ऊपर बता रहा हूँ, तो कहीं कहीं मैं भी
मेरे लिए भी कोई चीज़ें नहीं है, ठीक है, जो अभी तक नहीं दिखाई गई उनसे मैं ऊपर उस चीज़ को ला रहा हूँ, तो उसका रीज़न है कुछ अलग है, डिफरेंट है। तो इंपॉर्टेंट शेयर प्राइस इंडेक्स क्या इंडेक्स है, बीएसई सेंसेक्स क्या होता है, जैसे दिस आर मोस्ट सेंसिटिव शेयर इंडेक्स ऑफ द मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, दिस आर रिप्रेजेंटेड इन द 30 मेन शेयर इन द बेस ईयर 1978 टू 1979, बीएसई इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। देखो आप सबको पता है कि बीएसई सेंसेक्स क्या होता है, जिसमें टॉप 30 कंपनी को देखा जाता है। बीएसई 200 क्या होता है, जो रिप्रेजेंट करते हैं 200 शेयर ऑफ मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, इनका बेस ईयर 1989 टू 1990 है। डॉलेक्स क्या होता है, ये इंडेक्स होता है 200 बीएसई डॉलर वैल्यू इंडेक्स बोला जाता है इसको। एनएसई 5 क्या होता है, फ्रॉम 20 जुलाई 1998 द नेम S&P CNX निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हैज लॉन्च करता है न्यू शेयर प्राइस इंडेक्स। एनएसई टॉप 50 कंपनी को देखा था, फिर इसको प्लेस ऑन करता है एनएसई 100, या टॉप 100 कंपनी की बात होती है, ठीक है। एनएसई 50 की बात करेंगे, इसमें 50 कंपनीज मैंने बात हुई, इनमें 50 कंपनीज की बात की गई है, टॉप 50 कंपनी। क्रिसिल जो होता है, क्रिसिल आपको पता है रेटिंग एजेंसी होती है, सेटअप होती है 1998 में, ठीक है। और क्रिसी 500 भी होता है, इसका भी तो न्यू शेयर प्राइस इंट्रोड्यूस करती है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ द क्रेडिट रेटिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ऑन जनवरी 18 1996। एनएससी आप सबको पता है, ये एक न्यू वेरिएशन होता है ऑनलाइन ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर का, जिसको एनएससी बोलते हैं, नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटिक ट्रेडिंग नीट, ठीक है। अब मैं क्रेडिट एजेंसी जो हमारा इंडिया और वर्ल्ड में जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उनके हेडक्वार्टर, उनकी फुल फॉर्म क्या बताता हूँ। मैंने यही कहा कि सब्र रखो, बहुत लोग घबराए, हमें नहीं समझ आते, अरे तुम चले जाओ, अच्छी बात है भाई, जो सब रुके हैं उनको वो सुन लें। क्रिसिल इसकी फुल फॉर्म होती है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके हेडक्वार्टर मुंबई में। इकरा इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी गुरुग्राम इंडिया। केयर क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च मुंबई। ओनिक्रा ओनिडा इंडिविजुअल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया गुरुग्राम। सिमेरा स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज रेटिंग एजेंसी मुंबई। फिच जो इंडिया रेटिंग रिसर्च है, फिच एक यूएसए में काम करती है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में। मूडीज न्यूयॉर्क यूएसए में। फिच न्यूयॉर्क और यूएसए में। अब कौन कौन से रेगुलेटर्स हैं इंडिया में बात करूंगा। आरबीआई जो कौन सा सेक्टर इसका, फाइनेंशियल सिस्टम, मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी मार्केट में काम करे। चेयरमैन कौन है, शक्तिकांत दास है, हेडक्वार्टर मुंबई में। करंट के सारे बता रहा हूँ, ठीक है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात करें, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज, हाँ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो आप सबको पता ही है, जो स्टॉक मार्केट होता है उससे डील करता है, जो भी, ठीक है, उससे डील करता है। और इसी चेयरमैन कौन है, अजय त्यागी, हेडक्वार्टर मुंबई। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इरडा, इंश्योरेंस इंडस्ट्री की है। सुभाष चंद्र खुंटिया है, हेडक्वार्टर हैदराबाद है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई टेलीकॉम इंडस्ट्री, डॉक्टर RS शर्मा इसके चेयरमैन है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। फॉरवर्ड मार्केट कमीशन कमोडिटी मार्केट से डील करती है। रमेश अभिषेक इसके चेयरमैन है, हेडक्वार्टर मुंबई में। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA पेंशन सेक्टर से रिलेट करती है। सुप्रतिम बंटोपाध्याय इसके चेयरमैन और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अब रैंकिंग क्या है, बहुत सारी इंडेक्स की मैंने बात की, तो बहुत सारे इंडेक्सेस आए हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से। उनकी इंडेक्स की अगर हम बात करें जो करंट की हैं, जो मैंने नई नई निकाली हैं, तो जैसे करप्शन प्रिसेप्शन इंडेक्स 2021 में इंडिया की रैंक उसमें 85 है, टॉप किया डेनमार्क ने। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में 2021 में इंडिया की रैंक 140, आइसलैंड ने टॉप किया। ग्लोबल हिंगर नहीं है, हंगर है, वो ठीक करेंगे। हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2021 में इंडिया की रैंक 101 है, बेलारूस ने टॉप किया है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट 2020 में 131 इंडिया की रैंक है और नॉर्वे ने टॉप किया है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन्वायरमेंट 2021 में इंडिया की रैंक 146 है, चाइना ने टॉप किया। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में इंडिया की रैंक 142 है, नॉर्वे ने टॉप किया है। वर्ल्ड बेस्ट कंट्रीनेस फॉर डूइंग बिजनेस 2020 के लिए 63 इंडिया की रैंक है, न्यूजीलैंड ने टॉप किया। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में 135 इंडिया की रैंक है, आइसलैंड ने टॉप किया। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में 46 इंडिया की रैंक है, टॉप किया स्विट्जरलैंड ने। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 में इंडिया की रैंक 43 है, स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है। सो इसके आगे बहुत चीज़ें अभी हैं, बहुत चीज़ें रहती हैं, मतलब ज़्यादा बचा नहीं, इकोनॉमिक्स से बहुत खत्म। देखो मैंने कहा तो इतना कराया है आपको, अगर इतना भी कर ले रहे हो तो बहुत आपके लिए इनफ हो रहा है भाई, बहुत इनफ। इकोनॉमिक्स इसलिए मैंने पहले उठाया कि जो मेरा कोर है इकोनॉमिक्स का, मैंने कहा है कि साइक्लिक प्रोसेस चलेगा, फिर हम हिस्ट्री पे आएंगे, हिस्ट्री क्या, फिर ज्योग्राफी, हिस्ट्री पूरी इंडियन एशियन वर्ल्ड जो लेवल की होंगी बाद में हम करेंगे, पहले इंडियन निपटाएंगे, पहले इंडिया को देखो, वर्ल्ड को बाद में देखो। तो बहुत चीज़ें हैं जो आज हमने खत्म की। इंडेक्सेस ये जो करंट में है चल रहे हैं, अब कुछ आपको इसमें एरर लगता है तो बिल्कुल कमेंट करना, जिसमें आपको नोट्स में ठीक करके सारा दे दूंगा, ठीक है।